अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर शरीफ पढ़ लें। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था और उसका सवाल लिखा था कोई, अभी लिख रहे थे, ठीक है। नए पार्ट की कॉस्ट भी बता दी थी और ये भी कह दिया था कि यूजफुल लाइफ में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। रिक्वायरमेंट है, मुझसे रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज और एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडिंग है जी। जर्नल एंट्रीज, एसओएफपी और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स, एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, पहले कभी कोई सवाल ऐसा किया जिसमें इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाए हो? नहीं, मैंने यहाँ पर, ठीक है, सिखाता हूँ आज। और ये मैंने रिक्वायर किया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। अच्छा, रिक्वायरमेंट पहली क्या बोली मैंने? जर्नल एंट्रीज होती हैं, जनरल एंट्रीज नहीं होती, जर्नल एंट्रीज। जर्नल, लेजर, ट्रायल, तो जर्नल एंट्रीज होती हैं। ओके सर, ठीक है, जी से पढ़ दें। जर्नल एंट्रीज, जर्नल है जी। जी जी, मैं एसिड की कॉस्ट कितनी थी? इसकी कॉस्ट थी 12 लाख और लाइफ 10 साल। खरीदा कब था? 5 जीरो है, 12 मिलियन नहीं, मैंने 12 लाख, 1.2 मिलियन का होगा, 1.2 मिलियन। जी जी, यही है, मैंने इतनी बड़ी फिगर्स बताता नहीं FR1 में, 1.2 मिलियन का था मैंने। खरीदा कब था? 2018। 18 गुजर गया और 19 गुजर गया, 2 साल गुजर गए। तो इन 2 साल गुजरने पे इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी हो गई थी? लाइफ कितनी है? 10, यानी 1,20,000 इंटू 240। 31 दिसंबर 18 तक एसिड यहां पहुंचा हुआ था। अच्छा, मैंने किया क्यों है? देखिए, हमने चेंज कब की है पार्ट? 1 जनवरी 20, नहीं, 3 साल गुजर गए थे, सॉरी, 3 गुजर गए थे, 18, 19, 20। अच्छा, अब ये मैंने ये क्यों किया है? 1 जनवरी 21 पे चेंजेस करनी है। तो अब तक जितने भी सवाल पीछे कर रहे थे जिनमें हम कुछ चेंज कर रहे होते थे, तो पहले उस डेट तक तो पहुंचते थे ना। तो इसलिए मैं पहले 31 दिसंबर 9 पे आके खड़ा हो गया कि 1 जनवरी 20 पे 31 दिसंबर 20 पे आ गया हूं, क्योंकि हमने 1 जनवरी 21 में आगे इसमें चेंजेस करनी है। तो पहले मैं 31 दिसंबर 20 पे पहुंचा हूं। ये कॉस्ट है और ये एक्यूमुलेटेड है, इसमें कोई एतराज परेशानी। अब 1 जनवरी 21 पे होने क्या लगा है? पुराने पार्ट्स इसमें से निकल रहे हैं, नए पार्ट्स ऐड हो रहे हैं। तो जब पुराने पार्ट्स निकलेंगे तो उनको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि उनको इस कॉस्ट में से निकालेंगे, और वो चूंकि इस कॉस्ट का हिस्सा था तो फिर उसका कुछ टुकड़ा डेप्रिसिएशन में भी तो था ना। तो उसको अगर कॉस्ट से निकालेंगे तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन से भी निकालेंगे। कॉस्ट में से कितना निकालें? 140। तो फिर यहां से भी निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालें? देखिए, जैसे 12 लाख 10 पे डिवाइड हुआ था,
तो ये भी उसके अंदर शामिल था, ये भी 10 पे डिवाइड हुआ था। अगर ये 3 साल गुजार चुका है तो फिर ये भी 3 साल। देखें ये कोई अलग अलग टुकड़े नहीं थे जिनको डेप्रिशिएट कर रहे थे, डेप्रिशिएट तो पूरा 12 लाख हो रहा था। तो जो सलूक इस 12 लाख के साथ हो रहा था, इसी में छुपे एक 40 के साथ भी यही सलूक हो रहा था। तो इसको कितने साल डेप्रिशिएट होकर दिया होगा? 3। और वो भी कैसे किया होगा कि 14,000 14,000 ना डिवाइड बाय क्या, मैंने 14 कर लिया, 40। तो ये जो पुराना पार्ट था ये बुक्स में से निकालेंगे, इसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी खत्म करेंगे और एक्यूमुलेटेड भी खत्म करेंगे। और जिस तरीके से ये टोटल अमाउंट डेप्रिशिएट हुई थी ये उसके अंदर ही छुपा हुआ था। जो फार्मूला उस पर लग रहा था तो इफेक्टिवली वो फार्मूला इस पर भी लग रहा था। तो इसलिए इसी तरीके से इस पोर्शन की एक्यूमुलेटेड निकाल ली जी। कर लें यानी 1:40 का इससे रेशो ले लें, वही रेशो 360 पे लगा दें, बिल्कुल ठीक सेम आएगा जी। है जी, एक बार बस पक्की बात है। एसेट पूरा का पूरा 12 लाख कॉस्ट है और उस 12 लाख को 10 पे डिवाइड किया, 1 साल की डेप्शन 1 20 आ गई और 3 साल गुजर चुके थे। 3 साल कौन से? 18, 19, 20, क्योंकि ये काम हम 1 जनवरी 21 पे करने लगे तो इसकी इतनी एक्यूमुलेटेड हो चुकी हुई थी। अब अगर हमने पार्ट्स रिप्लेस करने हैं ना तो पुराने पार्ट को बुक्स में से निकालना है और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी निकालनी है। पुराने की कॉस्ट दी हुई है, अब इसकी कॉस्ट पता चल गई तो अगर 12 लाख इतना डेप्रिशिएट हुआ था तो फिर इसके अंदर छुपा हुआ ये भी तो इतना ही डेप्रिशिएट हुआ होगा ना। तो इसको भी 3 साल कैलकुलेट करके 42,000 आ गया। अब इसको यहीं रोक के एंट्री बताता हूं। 1 जनवरी 21 को पुराने पार्ट्स डी रिकॉग्नाइज होंगे, यानी एसेट हो जाएगा क्रेडिट 140 से, इसकी एक्यूमुलेटेड हो जाएगी डेबिट 42 से, और कितने का बेच रहे हैं? पार्ट्स की डी रिकॉग्निशन भी वही डिस्पोजल ही है और बाकी जो है वो लॉस हो जाएगा। कितना? 82,000। ये पुराने पार्ट फेंकने की एंट्री, बेचने की एंट्री। ये बात बताई थी मैंने कि जब पार्ट रिप्लेसमेंट होगी तो पुराने पार्ट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी हम इसको डिस्पोजल वाली एंट्री करेंगे। तो पुराने पार्ट की कॉस्ट, पुराने की एक्यूमुलेटेड, कैश और लॉस ऑन डिस्पोजल। और अगर ये फेंक रहे होते 16,000 का ना बेच रहे होते तो फिर कैश की लाइन ना होती, बाकी सारा 98,000 फिर ये लॉस हो जाता। ये पुराने पार्ट को फेंकने की एंट्री। और इसी दिन और क्या काम हो रहा है? नया पार्ट शामिल हो रहा है ना, तो इसी दिन ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट कितने का? 210। ये हो गई पार्ट रिप्लेसमेंट की एंट्री। एंट्रीज के हिसाब से पार्ट रिप्लेसमेंट ऐसे ही है कि एक नया खरीद रहे हैं और पुराना बेच रहे हैं। तो पुराने पार्ट के लिए डिस्पोजल वाली अकाउंटिंग और नए पार्ट की जैसे एसेट खरीदते हैं वैसी अकाउंटिंग। ये हो गई 1 जनवरी 21 की पार्ट रिप्लेसमेंट की एंट्री। हाँ जी, समझ आई? चलें इसको नोट कर लें, फिर 31 दिसंबर की डेप्शन करते हैं कैलकुलेट। क्या जी? किसमें? जी जी, ये मैं एंट्रीज कर रहा हूँ। ये मैं सोल्यूशन शुरू कर दिया, ये उसी की वर्किंग की हुई है, मैंने इसको पूरा नहीं किया अभी। ये मैंने एंट्रीज शुरू कर दिया। यार एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं तो एंट्रीज है ना। अच्छा, इस वर्किंग को बेशक अभी नोट ना करें, अगर नहीं किया तो इस को बेशक अभी नोट ना करें। एक सवाल की अच्छी प्रेजेंटेशन ये होती है कि अगर आपसे रिक्वायर किया है, जो कि ज़्यादा चांसेस ऐसे ही हैं कि या तो डबल एंट्रीज मांगी होंगी या एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स मांगे होंगे या एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स मांगे होंगे, या हम आगे चल के नोट्स एक चीज़ पढ़ेंगे। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है ना, अच्छी तमीज़दार प्रेजेंटेशन ये है कि जो पूछा है वहां से आंसर शुरू हो। जैसे एंट्रीज पूछी है, सोल्यूशन स्टार्ट हो एंट्रीज से, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी से।
अब इनके लिए जो वैल्यूज चाहिए वो फिर बाद में वर्किंग्स की हेडिंग डाल के उसके अंदर वो सारी कैलकुलेशंस आनी हो। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है सवाल की। तो मैंने इसमें चूंकि पूछी थी एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, यहां से सोल्यूशन शुरू हुआ, वो आगे जो गंद है वो सारा वर्किंग के अंदर। तो यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इन दोनों एंट्रीज पे कोई मसला? पार्ट रिप्लेसमेंट ऐसे ही है जैसे पुराने पार्ट को बेचना, कोई ऐसे जैसे बेचते हैं एंट्री, और नया पार्ट जैसे खरीदने की एंट्री होती है। क्या जी? नरेशन लिख देनी चाहिए, वैसे अच्छा होता है नरेशन लिखनी चाहिए। ओल्ड पार्ट डिस्पोज्ड और न्यू पार्ट इंस्टॉल्ड। अच्छा, अब इतना अरसा हो गया डेप्रिसिएशन करते करते, आप चीते हो गए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। इस वक्त इस डेटा से खुद ही हिसाब किताब लगाएं और जरा बताएं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी होगी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर टोटल बताएं कितनी होगी जी? हाँ, एसिड की। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये तो आपने सोचना है। ये तो आप इतने काबिल हो गए डेप्रिसिएशन करते करते, इसलिए तो मैंने आप लोगों पे छोड़ा था। 1,30,000, 127, 124, 124, 127, 130, 131, 181 और हिस्सा डालेंगे आरे खारे में। और क्या है? कितना? पहले तो आपने और बताया। हाँ जी, बस अब एम ही मार रहे हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करता हूं, दो तरीकों से सिखाता हूं, दोनों से आंसर सही आ जाएगा। दोनों तरीकों से बताता हूं। एक तो जो पहले तरीका कैपेक्स वाला सीखा है, ये कैपेक्स ही हो रहा है ना, तो उसमें क्या है कि उस पॉइंट से आगे नई डेप्रिसिएशन, तो चूंकि वो इस साल के शुरू में ही हो गया
तो ठीक है, इस साल के शुरू ही की बात कर लेते हैं। जो एसेट 12 लाख था, इसमें से ये गया और ये नया कैपेक्स आके ऐड हो गया, कितना बना? 1270। चूंकि अब एक पॉइंट ऑफ टाइम से आगे इस 2-10 ने डेप्रिशिएट होना है, तो फिर से डिवाइडेड बाय 10 नहीं हो सकता। अब रह गए कितने बाकी? 7 साल। लेकिन इसको नहीं 7 पे बांटना, क्योंकि ये तो अपनी जिंदगी थोड़ी सी गुजार चुका हुआ है, तो उसकी एक्यूमुलेटेड माइनस कर लेते हैं पहले। 360 माइनस 42 कितनी? 318 नहीं, कितना बचा? 181। दिस माइनस दिस 952। देखें, इसको फार्मूले की शक्ल में रट के ना देखें। आपको अब तक जितना सिखाया मैंने, कॉन्सेप्ट भी बताया है, जो रह गया डिवाइडेड बाय जितनी लाइफ रह गई, तो अब रह कितना गया था? इस 12 लाख कॉस्ट में से 140 तो निकाल के फेंक दिया, नया शामिल कर लिया। इस 12 लाख को फिर से 10 साल पे डिवाइड करना। अच्छा, फिर से 7 पे कर दें? नहीं, इसमें से कुछ हिस्सा हो चुका हुआ है डेप्रिशिएट, तो इसमें से पहले इसकी हो चुकी डेप्रिसिएशन तो माइनस कर लेना। पहले भी हम क्या करते हैं, हम ऑनवर्ड जब डेप्रिसिएशन रिवाइज कर रहे होते हैं तो किसको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं? नेट बुक वैल्यू को करते हैं ना। तो नेट बुक वैल्यू तो निकाल लें, ये तो कॉस्ट है। नेट बुक वैल्यू कैसे निकालें? एक्यूमुलेटेड माइनस करके। अच्छा, अब इस 12 लाख की इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है, इसलिए मैंने पहले 31 दिसंबर 20 तक की एक्यूमुलेटेड निकाली। ये इसमें से चार्ज हो चुकी, तो 12 में से ये माइनस कर देते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन ये 12 लाख की जरूरत थी, अब हमने उसमें से एक पार्ट तोड़ के निकाल दिया हुआ है, तो उसकी फिर एक्यूमुलेटेड भी निकाल दी हुई है। अब जो पार्ट निकल गया, ये देखें ना, निकाल दिया उसको बुक्स में से, तो उसकी कॉस्ट यहां से निकाल दें, एक्यूमुलेटेड यहां से निकाल दें। अब अगर 2-10 को छोड़ दें तो ये बाकी क्या चीज बच गई होगी? एसेट के पार्ट्स निकालने के बाद जो बाकी बचा उसकी बुक वैल्यू, और इसमें साथ शामिल कर दिया 2-10 को। तो अब डेप्रिशिएट होने के लिए कितनी अमाउंट रह गई है? 952। और इसके पास कितनी जिंदगी बची है? 7 साल। 952 डिवाइडेड बाय 7 कितना? 136। किस किस से हो गया सही? 1 2 3। कुछ क्या कर रहे थे? मुझे फॉलो कर रहे थे? अरे कुछ नहीं कर रहे थे ना। अच्छा, अब आप जरा ना अपने गिरबानों में जाके, क्या वाकई आप समझते हैं कि ये 10 लेक्चर जो हमने डेप्रिसिएशन पे लगा दिए हैं, क्या ये कोई इम्पॉसिबल चीज है? तो फिर ये नो सर वाले पर गलती किया सबने। अपनी गलतियां भी देखें ना, कहां पर क्या गलती हुई है। अब तक जितनी डेप्रिसिएशन हम रिवाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली यही तो कर रहे हैं, चाहे वो कैपेक्स है, चाहे वो एस्टीमेट चेंज है, कि जो बचा रह गया है वो रिमेनिंग लाइफ पे, तो यही निकाला है कि बचा रह कितना गया था। जो इस एसेट में से पार्ट्स फेंक दिए, उनकी कॉस्ट भी निकाल दी और उनकी एक्यूमुलेशन निकाल दी। तो ये 952 अमाउंट बची है जिसने अब डेप्रिशिएट होना है। अच्छा, हम जितनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में चीजें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस पे टाइम बहुत लगेगा। इस चैप्टर में चीज हमने पढ़नी है, फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल बनाना है, उसके अंदर ये सारी मेहनत होनी है इस्तेमाल। ये एग्जाम क्वेश्चंस तक पहुंचने की है जरूरी तैयारी है ये सारी। 952 एक और तरीका देखें, और ये जो एक और तरीका बता रहा हूं, ये
सिर्फ इसलिए लग पा रहा है कि एसेट की लाइफ में चेंज नहीं हुई। अगर एसेट की लाइफ में चेंज हुई होती तो ऐसे ही करते। और ये तरीका इसलिए मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि जो नए पार्ट्स डले होते वो थोड़े हल्के वाले होते और उनकी लाइफ बस 3 साल होती, तो इसलिए भी ये तरीका बताने लगा। ये जो तरीका आप बताने लगा हूं ना, वो अभी इस सवाल में तो सेम आंसर आएगा, तो आप ये ऐसे करना चाहें ऐसे कर लें, जो अब बताऊंगा वैसे कर लें, लेकिन दूसरा तरीका भी जरूरी है जानना। जो एसेट पुराने पुर्जे माइनस करने के बाद बाकी रहता था, यानी 12 लाख में से 140 निकाल दें, ये कॉस्ट है कि बुक वैल्यू है? 12 लाख में से 140 ये कॉस्ट ही है, ये पार्ट्स फेंकने के बाद बाकी बचे हुए की कॉस्ट है। अब ये जो बाकी बचे हुए की कॉस्ट है, इसकी लाइफ में कोई चेंज आएगी? यानी अगर कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10 ही चल जाए तो गलत तो नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ में चेंज नहीं है। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, तो इसको 10 ही चला लें। देखें कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट को तो मिसमैच नहीं होगा, कॉस्ट रिमेनिंग लाइफ नहीं होगा, बुक वैल्यू टोटल लाइफ नहीं होगा, बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ या कॉस्ट और टोटल लाइफ। पहले जहां भी जितना भी पढ़ा है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है, अगर फार्मूले में कॉस्ट लिखी हुई है तो फिर रिमेनिंग लाइफ है, सॉरी कॉस्ट लिखी हुई है तो टोटल लाइफ, बुक वैल्यू लिखी है तो रिमेनिंग लाइफ। कॉस्ट को रिमेनिंग पे नहीं बांटना, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, तो इसलिए कॉस्ट मैंने चूंकि लिखी हुई है तो मैंने 10 ही यूज कर लिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इसका आंसर क्या बना? 106। और जो न्यू पार्ट्स हैं इनको अलग कर लेते हैं। न्यू पार्ट्स की कॉस्ट कितनी? जिंदगी कितनी? 30। कितना बना? 30। ये है कहां पर? नहीं यार ये है। ये ऐसे ना होता अगर इसकी लाइफ में चेंज आ रही होती, फिर ऐसे ही करना होता। ऐसे क्यों चल गया 2 टुकड़े अलग अलग? क्योंकि इसकी लाइफ चेंज नहीं आ रही, लाइफ पे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ऐसे भी सवाल हो गया। और ऐसे ना होता, ऐसे ही करना होता अगर नए पार्ट्स सस्ते वाले होते और वो बस 3 साल में डेप्रिशिएट करने वाले होते, तो फिर क्या करते? फिर इसको अलग से करते और 2 10 डिवाइड बाय फिर 3 करते। दोबारा सुने, इसमें मैंने साथ ये मिला लिया। अब इन दोनों को साथ इसलिए मिला लिया, 7 सवारियां इसलिए बैठ गई क्योंकि इन दोनों ने मिलके रिमेनिंग 7 साल ही चलना है। मैंने इसको 7 मिला लिया ना, और फिर 7 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि रिमेनिंग दोनों के लिए 7 ही है। तो ऐसे सवाल सॉल्व हो गया। ऐसे इसलिए कर सका क्योंकि जो पुरानी कॉस्ट चल रही थी, लाइफ तो वही रही है, तो उसको हम 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं और नए को रिमेनिंग पे कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हो सकता है सवाल में ऐसा होता कि ओवरऑल एसेट की लाइफ में फर्क ना पड़ा होता, लेकिन इस बार जो नए पार्ट्स डाले होते थोड़े हल्के वाले होते, वो 3 साल वाले होते, फिर 3 साल बाद दोबारा नए डालने पड़ेंगे। तो अब हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते? ये ऐसे ही रहता और इसको फिर डिवाइडेड बाय 3। अब चूंकि दोनों अलग अलग लाइफ वाले होते तो फिर ऐसे ना कर पाते, फिर ऐसे नहीं कर सकते थे। क्यों है? क्या हो गया? नहीं समझ आई? अच्छा पहले जो भी लिखा है समझ आ गया? पक्की बात है? चले पहले अभी तो लंबी लंबी सांसें लेना ताकि ये जरा हजम हो जाए। पहले इसी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगर वाली बात करते हैं। जी हो सकती है, फिर भी वो वैसे ही करते हैं। यानी अगर ये जो भी होती उससे डिवाइड करते, हो सकता है 8 होती, 9 होती, फिर 9 से करते, फिर ऐसे नहीं कर सकते थे। हाँ वो तो बात ठीक है कि पार्ट्स मशीन के बगैर नहीं चल सकते, लेकिन इन पार्ट्स की लाइफ अलग इसलिए होती क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ बुक वैल्यू ज्यादा बच जाए, क्योंकि वो अपनी वर्थ रखता होगा। ऐसा हो सकता है।
इस एंट्री की अमाउंट बन गई 136। अच्छा, मैं जो भी अगर वाली बात कर रहा था उस अगर को मैंने भी ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा पहले आप इस मगर को तो पक्का करें ना। 136 में अभी भी कोई परेशानी है तो बताएं। ये हो गई एंट्रीज, ये है एंट्रीज। एंट्रीज नोटेड। अच्छा, अब दूसरी रिक्वायरमेंट थी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एसओएफपी। ये समझ लें क्या होता है। आपसे ना एग्जाम क्वेश्चंस में और खासतौर पे जो हम आखिरी वाला ग्रेड कर रहे हैं इसमें तो जरूर सवाल टेस्ट हो सकता है कि आप एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। अब ये क्या होते हैं? पूरी एसओसीआई तो बचपन में कहीं बनाई है, सेल्स रिटर्न भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने चूंकि इंट्रो में सोल्टेडर पढ़ा होगा तो फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर इसमें अदर इनकम ऐड हो जाती है, फिर इसमें से एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं और उनकी लिस्ट बन जाती है, फिर एंड पे नेट प्रॉफिट आ जाता है। पढ़ा भाई? चलिए शुक्र। इसी तरह से एसओएफपी में बैलेंस शीट, एसओएफपी एक एसेट साइड होती है और एक इक्विटी लायबिलिटी साइड होती है। वो जो एसेट साइड होती है उसमें नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और फिर एक साइड पे इक्विटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। जरूरी नहीं है कि दो साइड्स पे हो, ये ऐसे भी हो सकता है। एसेट्स का एक टोटल हो गया और इस साइड का टोटल हो गया और ये दोनों बराबर होते हैं। ये तो हो गई फुल फ्लैज एसओएफपी एसओसीआई। हो सकता है कि आपको सवाल पूछा जाए कि एसओसीआई एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि पूरी एसओएफपी ना बना के दें, क्योंकि हमने आपको डाटा ही नहीं दिया। आप बस सिर्फ इस सवाल के डाटा से ये बता दें कि इस डाटा वाली चीजें यहां कहां कहां नजर आ रही होती, इस डाटा से क्या ऐसी चीज है जो एसओएफपी में आ रही होती। नॉन करंट एसेट में ये एसेट जो भी नाम है इसका, प्लांट है, वो आ रहा होता। डेप्रिसिएशन यहां, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होती ना, वो यहां नजर आ रहा होता। अच्छा, पूरी इनकम स्टेटमेंट ना बनाएं, ये बताएं कि इस सवाल के डाटा में से क्या क्या है जो इनकम स्टेटमेंट में आना होता। यहां पर कहीं डेप्रिसिएशन आ रही होती, लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा होता, अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ रहा होता। ये चीजें यहां आ रही होती। चूंकि फाइनल अकाउंट का सवाल नहीं है, इसलिए पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के बजाय वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ उसका वो पोर्शन दिखा दें, एक्सट्रैक्ट्स, जो इस सवाल से रिलेटेड नजर आता। तो उसका तरीका यह है कि हम हेडिंग दे देंगे, ये हो गई एंट्रीज, हम हेडिंग दे देंगे एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी, और इस सवाल में से जो जो कुछ यहां आने वाला बनता है वो यहां लिस्ट डाउन कर देंगे। कोई टोटल नहीं, बस लिस्ट डाउन। हाँ, ये जरूर तमीज करेंगे कि यहां पर हमने जो बताना है वो नॉन करंट एसेट्स में बताना है कि करंट एसेट्स में, ये जरूर बता देंगे। यानी नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स की हेडिंग जरूर डालेंगे। तो यहां से क्या है जो यहां पर आना है? एसेट है, नेट बुक वैल्यू भी प्रेजेंट हो सकती है, और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसेट अलहदा और उसकी एक्यूमुलेटेड अलहदा। लेकिन ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन ये होती है कि नेट बुक वैल्यू ही सामने आए बस,
बैलेंस शीट के फेस पे ये नहीं आ रहा होता, बैलेंस शीट के फेस पे ना ये नहीं आ रहा होता। बैलेंस शीट के फेस पे हम लिखेंगे एसेट और सामने उसकी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू स्टूडेंट कैसे निकाले, वो वर्किंग में कर रहा होगा। अब इस सवाल में चूंकि थी ही सिर्फ एक चीज, तो हमारे आंसर में आएगा एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, बस। कोई टोटल, कोई लायबिलिटीज नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, अगर इस सवाल में कोई और चीजें भी होती, जैसे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 3-4 चीजें आ रही हुआ करेंगी, तो वो फिर यहां पर हम लिस्ट डाउन कर दिया करेंगे, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस में चीजें आती जाएंगी। ये मतलब होता है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी का सवाल। क्या आप हेडिंग दे दें और देखें इस सवाल में क्या आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, बस वो आइटम्स लिख दें और उनकी वो वैल्यू लिख दें जो बैलेंस शीट में आती। इसी तरह से एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई पूछा है। अच्छा, टोटल्स क्यों नहीं करूंगा मैं, पूरा डाटा ही नहीं है, बस सिर्फ वो नाम लिख देंगे और आगे उनकी वैल्यू जो बैलेंस शीट में इस रेलिवेंट सवाल से आ रही होती। इसी तरह से एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई। अब यहां पर भी आपको सवाल में कुछ सेल्स वगैरह थोड़ी दी है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्ट्स एसओसीआई की हेडिंग देके जो जो कुछ भी एक्सपेंस इनकम इस सवाल से नजर आ रहा है वो सिंपली यहां लिस्ट डाउन कर देंगे। जैसे हमें इस सवाल में 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक लॉस ऑन, ये हमारे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई बन गए। तो सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए, ये अच्छी प्रेजेंटेशन है, और वो फिगर्स निकालनी पड़ेंगी वो वर्किंग में जाके, जैसे हमने ये वर्किंग 2 से निकाला हुआ है, और ये एंट्रीज में ही नजर आ रहा है, ये एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स होगा। कैश कितना लिखूं, बताएं कितना लिखूं, 210 लिख दूं? देखें कितना बनता है कैश, नेगेटिव बन रहा है ना। तो एक्सट्रैक्ट्स वाले सवालों के अंदर कैश का बैलेंस हम नहीं लिख रहे हुआ करेंगे, क्योंकि हमें उसका बैलेंस ही नहीं पता होगा। देखें, जो एसेट खरीदा ना वो तो पता है कॉस्ट इतनी थी, एक्यूमुलेटेड इतनी थी, इसका तो सही बैलेंस हम यहां लिख पाएंगे, लेकिन हमें जितनी को ट्रांजैक्शन पता है अगर आप इसमें से निचोड़ेंगे तो कैश नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 194,000 आ रहा है, तो मैं नेगेटिव कैश 194,000 लिख दूं, तो इसलिए कैश का बैलेंस नहीं लिखेंगे। अब रह गई ये चीज, इसके लिए मैंने वो वर्किंग 1 शुरू की थी। बताएं कॉस्ट अब ईयर एंड तक लाने के लिए क्या करूं, कॉस्ट दिस माइनस दिस प्लस दिस। एक्यूमुलेटेड में अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, वर्किंग में टी अकाउंट बना ले, चाहे तो टी अकाउंट बना ले, दिस ये निकाल दिया, और एक्यूमुलेटेड में क्या होगा, प्लस फॉर द ईयर। फॉर द ईयर डेफिनेशन नहीं करनी है ना यार। ये फिगर कैसे निकालूं, ये कौन सी फिगर लिखनी है मैंने, नेट बुक वैल्यू कब की, ईयर एंड की ना, तो उसके लिए हमें कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड करनी है। कब की कॉस्ट, कब की एक्यूमुलेटेड, ईयर एंड की, तो ये मैंने ईयर एंड की कॉस्ट बना दी। अब ईयर एंड की एक्यूमुलेटेड तक कैसे पहुंचूं, फॉर द ईयर करूं ना इसमें ऐड, ये कर दी, कितनी 454 बुक वैल्यू, एट ये है जी ऑफिशियली सॉल्यूशन। डबल एंट्रीज, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, और इन फिगर्स के लिए जो मेहनत की वो ये मेहनत है, ये वर्किंग 1, ये वर्किंग 2, ये एक सवाल की एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन। अब इस पूरा सवाल आपके सामने मौजूद है। अब पूछें जिस चीज में भी जरा सी भी कंफ्यूजन है जी, सारा रिकैप दोबारा देते हैं। हाँ तो सारा रिकैप सुन ले तो क्या उसमें हर्ज हो जाएगी, कर लेना नोट यार, मैं कौन सा मिटा दूंगा। दोबारा सुने, अब नोट ना करें ना, तो मेरी बात सुने। सवाल में डाटा ये था कि एक पूरे एसेट की कॉस्ट थी और 1 जनवरी 18 को खरीदा था,
1 जनवरी 21 में उसमें पार्ट रिप्लेसमेंट हुई, और मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट की अकाउंटिंग ये है कि पुराने पार्ट्स को बुक्स में से निकालते हैं और नया पार्ट कैपिटलाइज हो जाता है। चूंकि एंट्रीज करनी थी और ये सारा वाकया 1 जनवरी 21 का हो रहा था, तो पुराने पार्ट्स को निकालना था, नए पार्ट को साथ शामिल करना था। नए पार्ट की कॉस्ट बताई हुई थी, शामिल कर दिया। पुराने पार्ट की कॉस्ट बताई थी, ये फिगर नहीं बताई थी, तो ये कैलकुलेट करनी पड़ी। कैसे? चूंकि पहले टोटल एसेट डेप्रिशिएट हो रहा था, तो उसके साथ मिलकर फिर 140 भी हो रहा था। तो जैसे पूरा एसेट डेप्रिशिएट हुआ था, ये भी वैसे ही डेप्रिशिएट हुआ था, तो ये उसके हिस्से की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आई। एसेट को बुक्स में से निकाल दिया, पार्ट को मतलब उसकी एक्यूमुलेटेड को निकाल दिया। ये पुराने पार्ट के फेंकने बेचने की एंट्री, ये नए पार्ट के शामिल होने की एंट्री, इन दोनों में कोई परेशानी। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालने के लिए ये मैंने 2 तरीके बताए, दोनों समझाता हूं। चूंकि चेंजेस आ रही हैं, पुरानी चीजें बुक से निकल रही हैं, नई चीजें शामिल हो रही हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट ये बताया था। फार्मूले आप जितने मर्जी रटना चाहें, बहुत फार्मूले, कॉन्सेप्ट याद रख के चलेंगे तो फार्मूले याद रखने की मजबूरी नहीं रह जाएगी। जब डेप्रिसिएशन ने चेंज होना है, तो उसका असूल यही है कि जो अमाउंट बाकी बची रह गई है, उसने डेप्रिशिएट होना है बाकी बची लाइफ पे। तो अब हम देखते हैं बाकी अमाउंट कितनी रह गई थी। इतनी कॉस्ट में से इतना निकल गया, इतना शामिल हो गया, कॉस्ट इतनी रह गई थी। और चूंकि हम अभी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले पहले इतनी एक्यूमुलेटेड रह गई हुई थी, 360 में से वो जो निकाल दिया। तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले पहले ये अमाउंट अब बाकी रह गई है जिसने डेप्रिशिएट होना है। जी क्या 36 वाली? 36,000 तो आया नहीं, 360 कैसे आया? 12 लाख कॉस्ट है, कितने साल गुजर गए ऐसे खरीदे? स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई होगी? 36 नहीं आया ना भाई, 12 लाख कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ कैसे निकलेगी 3 साल की? 12 लाख को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? तो वो आ जाता है 3,60,000। अब ये उस पूरे एसेट की कॉस्ट और अब तक की चार्ज हो चुकी डेप्रिसिएशन थी। चूंकि एक पार्ट बुक्स में से निकाल रहे थे, तो इसकी कॉस्ट भी बुक्स में से, देखो एक किसी को घर से निकाल रहे हैं, उसको भी निकालेंगे, अपना सामान भी लेके निकल शाबाश, तो वो खुद भी निकला, अपना सामान भी लेके निकला, तो इसको भी निकाल दिया कॉस्ट में से, और ये अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लेके निकला यहां से। ये दोनों हिस्से हमने बुक्स में से निकाल लिए। अब जो बाकी रह गया था, इसमें से इतना माइनस करें तो कॉस्ट रह गई थी, इसमें से इतना माइनस करें तो एक्यूमुलेटेड रह गई थी, इसमें से ये माइनस करें कॉस्ट बच गई थी, ये माइनस करें एक्यूमुलेटेड बच गई थी। नए पार्ट को साथ शामिल कर दिया ताकि दोनों इकट्ठे मिलकर डेप्रिशिएट हो जाए, वो शामिल किया, ये 1270 बन गया। बुक वैल्यू ये रह गई, इसके लिए रिमेनिंग लाइफ, तो उसको 7 पे डिवाइड कर दिया। ये ऐसे में इसीलिए हुआ था। अच्छा, ये जो 136 निकाला है, इसका एक और तरीका, चूंकि ओरिजिनली एसेट की लाइफ चेंज नहीं हुई, तो उसके लिए हम वही कॉस्ट और वही लाइफ यूज कर सकते हैं। हाँ, जो पार्ट फेंक दिया उसको निकाल दे, इसको 10 पे डिवाइड करके इस पे 106 आ गया, और जो नए पार्ट्स आए हैं उनके 2 10 के लिए कितनी जिंदगी है, उसको 7 पे डिवाइड कर दिया और ऐड किया, तो ये 136, ये वही 136 आ गया। जी वो अब मैंने कहा भी अगर पे बाद में आते हैं, पहले इसको पक्का कर लेना। 136, इस 136 की कैलकुलेशन के हवाले से अभी भी किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, एक नसीहत और रिक्वेस्ट, ये जो इतनी सारी मेहनत इस चैप्टर पे लगा दी, इतना टाइम लगा दिया, क्योंकि पहला फुल चैप्टर है, आपका रिदम बन जाए, आप कि मेरे साथ फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए। अगर आप अपना एफर्ट लेवल बढ़ाएंगे नहीं ना, आप वहीं पड़े रहेंगे, सर नहीं समझ आइए, खुद बता दें। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो इससे आगे अभी बहुत मुश्किल मुश्किल चैप्टर मौजूद हैं। हाँ, इसको मुश्किल में फिर भी ज्यादा इसलिए कहूंगा क्योंकि उसमें चीजें बहुत ज्यादा है। बाकी स्टैंडर्ड्स में इतनी ज्यादा चीजें नहीं जितनी I16 के अंदर है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें, कोई 20-22 लेक्चर मेरे इस चैप्टर पे जाने, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इस चैप्टर के अंदर, और इसी में की हुई मेहनत आगे बहुत तरह के सवालों में इस्तेमाल होनी है। आप अपना अगर एटीट्यूड ये नहीं रखेंगे कि आप अपनी एफर्ट बढ़ाएं, तो फिर बेटे आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी।
क्योंकि मुझे इस वक्त आपके ये जो आप कह रहे हैं जी ये रिपीट कर दें, ये रिपीट कर दें, मुझे उससे अंदाजा फील हो रहा है तजुर्बे की बुनियाद पे कि आप अपना एफर्ट लेवल नहीं बढ़ा रहे। आप आराम से बैठे हुए हैं, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, सर से कहेंगे दोबारा बता दें। इस एटीट्यूड के साथ ना बेटे फिर नहीं होना आगे पेपर पास। अभी आप चूंकि काफी सारे जवान वो हैं जिन्होंने कोई आईकैप के पेपर पास नहीं किए हुए भी, वो अब कैफ के पेपर पास कर रहे हैं। एएफसी तो चलो जो है सो है, मैं कैफ की बात कर रहा हूं। जब तक आपने पेपर पास आईकैप के नहीं किए होंगे ना, और उनके पास करने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो आपने नहीं फॉलो की होंगी, फेल नहीं किए होंगे, तब तक समझ नहीं आपको लगेगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस एटीट्यूड के साथ बेटे आगे बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। मैं समझा रहा हूं, आपको सारा कुछ बता रहा हूं, लेकिन मैं इस इतने ज्यादा रिपीट करने की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करते हुए 6-7 दिन हो गए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए, और इन 6-7 दिन के अंदर अगर आप यही नहीं पहुंच पा रहे कि 3,60,000 कैसे निकला है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से, जरा सिंसेरिटी के साथ ना अपना एनालिसिस जरूर करें। मतलब 6-7 दिन से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए जा रहे हैं और मुझे ये समझाना पड़ रहा है कि 3,60,000 कैसे निकला। ये बात उस अकेले बच्चे की नहीं है, उसने तो पूछने की हिम्मत कर ली है और 15 ने पूछा भी नहीं होगा। ये आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप मुझे कहते रहेंगे रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दिया करूंगा, लेकिन मुझे जो खराबी नजर आ रही है बेटे उसको ठीक करने की जरूरत है। ये फिक्र वाली बात है, ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि हम जहां तक पहुंच चुके हुए हैं ना, अगर आपको जो शुरू में जैसी कैलकुलेशंस आती थी, अगर 6-7 दिन की मेहनत के बाद मैं वहां से आगे ही नहीं बढ़ा पा रहा, तो फिर मैं और आगे कैसे लेके चलूंगा। अगर आप हाथ पांव छोड़ के बैठे हैं, बस ठीक है, आप हर दिन में जी रहे हैं, ये फिल्मों के डायलॉग में तो चलो बात हजम होगी, लेकिन अगर आप हर दिन के साथ जी रहे हैं कि आएंगे क्लास में, देखेंगे उस दिन क्या हो रहा है, क्लास में जो हो रहा होगा समझ आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं सर दोबारा बता दें, सर दोबारा बता देंगे, उसके बाद घर गए, दिन खत्म, बात खत्म, फिर मुंह उठा के अगले दिन दोबारा आ जाएंगे, फिर देखेंगे अच्छा अब आज क्या हो रहा है। अगर ऐसे रहेंगे बेटा तो फिर आप नहीं होने वाले, गारंटीड पास नहीं होने वाले आप। मुझे उस बच्चे को 15 दफा बताने में भी कोई फिक्र वाली बात नहीं है जो कंटिन्यूस एफर्ट कर रहा है, लेकिन वो जो एफर्ट छोड़ चुका होगा और वो बस आता होगा और देखता होगा अच्छा देखते हैं याददाश्त की बेस पे डेप्रिसिएशन आती है कि नहीं आती है, तो वो जब दूसरी दफा भी पूछेगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि जो पूछ रहा है ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि घर जाके पढ़ते नहीं। घर जाके पढ़ा करें, और जब तक चैप्टर चल रहा हो उसके रोज के नोट्स आप जब अगर अब आप 17वीं क्लास में आए ना, चूंकि टॉपिक वही चल रहा है, तो पिछली 16 रिवाइज की हुई हो आपने। 18वीं क्लास में आए, पिछली 17 आपके पास रिवाइज हो। जब तक एक टॉपिक चल रहा है आप उस टॉपिक के आखिरी लेक्चर तक आते आते पिछले रोज रिवाइज करके आ रहे हो, वरना हम कुछ हासिल करने की बजाय पिछला जो हासिल किया था वो भी लूज हो रहा होगा। एक ना वो इस तरह की पहेलियां बनती थी बचपन में, आपने शायद कहीं सुनी हो कि कुएं में एक मेंढक है और वो जंप करता है तो 1 फुट ऊपर जाता है और 2 फुट स्लिप होके नीचे आ जाता है, तो वो कितने दिन में जो है वो इतने फुट लंबा जो है वो कुआं है, तो कितने दिनों के अंदर वो क्रॉस करेगा। तो इस पहेल है अब नहीं कर लेगा अब इसमें आप इस पहेली का आंसर तो चलो जो है सो है, लेकिन आपकी हालत इस वक्त ये हो रही है कि 1 फुट आगे जाते हैं, 2 फुट पीछे आ जाते हैं। अब ऑफिशियली क्लासेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऑफिशियली क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे आपकी परफॉर्मेंस में ना बेटा मेहनत की कमी नजर आ रही है। वो जो घर जाके पढ़ना चाहिए, जो घर जाके इसको रिवाइज करके आना चाहिए, या तो कोई बहुत मुश्किल टॉपिक होता ना, वाकई बहुत मुश्किल होता। अच्छा अगर आप ये कहें सर इसका मतलब आप ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं, नहीं मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूं भाई। अगर वाकई को बहुत मुश्किल चीज होती, जैसे मैं जब एक्सचेंज कहने पढ़ाऊंगा या जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर, अब मैंने आज एक्सचेंज सोच के आया था कि एक्सचेंज पढ़ा देना आपको मैंने आज, ये तो मुझे लगता था 15 मिनट में ये तो हो गया, आगे बढ़ जाएंगे हम, घंटा हो गया इस चीज को। एक्सचेंज मैंने आज पढ़ाने का सोचा था कि एक्सचेंज तो आज खत्म हो ही जाएगा। जब मैं एक पूरे टी अकाउंट की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालने पे आऊंगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो आप तो उल्टियां करने वाले हो जाएंगे। तो मैं तो बेटे समझा के मेहनत करके अपनी तरफ से जोर लगा के मेरा काम तो हो रहा है, लेकिन अगर आप घर जाके नहीं पढ़ रहे हैं, अगर जब तक एक चैप्टर चल रहा है आप उसको कंटिन्यूसली नहीं रिवाइज कर रहे, तो आप इसमें 1 फुट आगे जाएंगे, 2 फुट पीछे जा रहे होंगे, और वो और नुकसानदेह इसलिए होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप जब ज्यादा चीजें पढ़ते जा रहे होंगे, पिछली भूलते जा रही होंगी, तो फिर हाथ पांव फूल जाएंगे, फिर आपको लगेगा नहीं ये तो हो रहा ही नहीं है मुझसे।
तो रोज का रोज पढ़ के आया करें, जब तक चैप्टर चल रहा होता है उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहा करें। कैसे निकला है 3,60,000? आप बता दूं, अगर जो नए पार्ट्स डाले होते उनकी वजह से, और चूंकि एक्सीडेंट हुआ था, तो अब लाइफ रिड्यूस होकर 4 साल रह गई होती। अब मैं बहुत सारे अगर बताऊंगा, साथ रहें। अगर ये एक्सीडेंट हुआ होता और नए पार्ट्स डालने के बावजूद एसिड्स बड़ी मुश्किल से वर्किंग कंडीशन में आके बस सिर्फ 4 साल और चलना होता, तो डिवाइडेड बाय 4। फिर ऐसे नहीं हो सकता था, फिर हमें इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ता और डिवाइड बाय 4 करना पड़ता। ये वाला अगर ओके। दूसरा, अगर एसिड की ओरिजिनल लाइफ पुरानी वाली ही रहती, लेकिन जो नए पार्ट्स डाल रहे होते, मैंने आपको डेप्रिसिएशन में एक पॉइंट लिखवाया था कि ऐसा हो सकता है कि एसिड कंप्लीट टोटल तो हो, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हों जिनकी अपनी अपनी लाइव्स हों। तो अगर जो नए पार्ट्स डाले होते, एसिड बेशक 10 साल पूरे कर जाएगा जिंदगी के, लेकिन नए पार्ट्स थोड़े हल्के वाले डाले होते और वो बस 2-2 साल के अंदर खत्म होने होते, फिर अगली दफा 2 साल बाद रिप्लेस करते, फिर 2 साल बाद रिप्लेस करते, फिर 2 साल बाद रिप्लेस करते। अगर नए पार्ट्स 2 साल लाइफ वाले होते, फिर सवाल को कैसे सॉल्व करते? फिर ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए 7 साल बचे हुए हैं और इसके लिए, तो फिर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे। फिर इसको 10 करते और यहां 2 करते। ये भी ठीक है। और बताएं इस सवाल में जो पूछना। जो आप लोगों में से एफर्ट कर रहा है उसको नहीं समझ आ रही, बेटा आप जरूर पूछा करें, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। चले जी, एक अगर और आया, एक्सीडेंट की वजह से लाइफ वैसे ही कम हो गई और रिमेनिंग जो 7 रहती थी वो 6 रह गई। ओरिजिनल एसिड की 6 रह गई और पार्ट्स भी हल्के वाले हैं, 2 साल लाइफ वाले। फिर ये नहीं हो सकता। 6 लाइफ रह गई रिमेनिंग, लाइफ ओरिजिनली भी कम हो गई, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर देखें, मैंने कहा है कि अभी रिमेनिंग कितनी है? 7। अगर ये कहा है कि रिमेनिंग भी 6 रह गई होती क्योंकि एसिड डैमेज हुआ है और नए पार्ट्स भी 2 साल वाले होते, अब कैसे करते? आप ही बता दें। ठीक है, शाबाश। हम इसको 210 के अलावा लेते, इसको 6 पे डिवाइड करते और 210 को 2 पे डिवाइड करते हैं। 10 लेता है यहां ऐसे ही 6 लेता, ये बुक वैल्यू बन जाती। तो यही तो बता रहा हूं कि इसको छोड़ के ये बुक वैल्यू आती, उस बुक वैल्यू को 6 पे डिवाइड करते। अब ये 10 वाली बात नहीं रह जाती, इसमें से 2 10 छोड़ के बाकी जो आता उसको 6 पे डिवाइड करता और 2 10 को 2 पे डिवाइड करता, फिर इनको मिला के टोटल एक्सपेंस करता। ये आखिरी वाला अगर ओके। अच्छा, पार्ट प्लेसमेंट के बारे में एक पॉइंट तो अभी नहीं लिखते, एक सवाल लिखवाता हूं, उसके बाद उसी के फिर आप उर्दू में लिख लीजिएगा जो करना होगा। एक सवाल लिखें। सेम डाटा एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, सेम डाटा एक्सेप्ट कि पुराने पार्ट्स की कॉस्ट नहीं पता। ये जो 140 बताई थी ना, ये नहीं पता। आप लिखें सेम डाटा एज यूज इन प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेप्ट नाउ कॉस्ट ऑफ ओल्ड पार्ट इज नॉट नोन। अच्छा, अब जब 140 ही नहीं पता तो फिर तो काम रुक गया बीच में। फिर ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो फिर ये भी नहीं कर सकते। फिर क्या करें? चलें अगली लाइन लिखें, अगली लाइन लिखें। ऑन 1 जनवरी 21, ऑन 1 जनवरी 21 मार्केट वैल्यू ऑफ similar new asset, market value of similar new asset
इज 1.5 मिलियन, 15 लाख नहीं 14 लाख, सॉरी 14 लाख, 1.4 मिलियन। बस रिक्वायरमेंट वही है, बेशक सारी रिक्वायरमेंट दोबारा ना करें, सिर्फ हम ये निकाल लेते हैं कि ये कैसे ढूंढें। ठीक है, ये ढूंढ लेते हैं। जी बताएं क्या करना चाहिए। क्या मैं आपको ना जो फिगर्स बताई हैं वो रिपीट कर रहा हूं। ओरिजिनली पूरे एसेट की कॉस्ट 12 लाख थी, पूरे एसेट की, और इनके जो पार्ट्स फेंके हैं पता नहीं कितने के थे। और ये हो सकता है कि ना पता हो, गाड़ी खरीदेंगे तो ये थोड़ी पूछेंगे गाड़ी वाले से, बताओ उसमें इंजन के कितने पैसे लगा रहे हो, टायर के कितने पैसे लगा रहे हो, सीटों के कितने पैसे लगा रहे हो। तो एन मुमकिन है कि हमें पुराने पार्ट्स की कॉस्ट नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 1 जनवरी 21 को जब हम न्यू पार्ट्स डलवा रहे थे तो वो 2.10 के डले, और उस वक्त एक पूरा एसेट जो मिला करता था वो 14 लाख का चल रहा था। अब इन फिगर्स पे गौर करें और ये बताएं कि इस 12 लाख वाले एसेट में ओल्ड पार्ट की कॉस्ट फिर क्या रही होगी। 14 लाख ही होगी। है जी, 14 लाख को डेप्रिशिएट करना। मैं आपको डाटा दोबारा बता रहा हूं, 12 लाख का खरीदा था, इस 12 लाख में पुराने की कॉस्ट कितनी थी नहीं पता, लेकिन यह पता है कि 1 जनवरी 21 यानी 3 साल गुजर गए हुए, 1 जनवरी 21 पे नए पार्ट्स इतने के डले, और उस दिन इस तरह का जो नया एसेट मिल रहा था वो जो पहले 12 का मिलता था अब वो 14 का हो गया हुआ है। वो जो हमने 12 का खरीदा था ना, उसी तरह का मार्केट में 14 का हो गया होगा। अगर हम उसी तरह का एसेट नया खरीदते तो 14 का मिलता आज। ये डाटा है आपके सामने। अब पूछ रहा हूं कि पुराने पार्ट की कॉस्ट कैसे हिसाब लगाएं। हाँ जी, हम रेशो ले लेंगे। कैसे 81? हम रेशो ले लेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर 14 लाख का पूरा एसेट है और 2.10 के ये पार्ट्स हैं तो इनका आपस में क्या रिलेशन बना। परसेंटेज ले लें 15%, तो इसका मतलब इसमें भी फिर 15% ही पुराने का हिस्सा हो। यानी हम इसको रेशो के तौर पे यहां पर हिसाब किताब में जगा सकते हैं। देखें, अगर नया आज इतने का है और वो पार्ट्स इतने के हैं तो इस रेशो को इनकी रेशो के बराबर रखा जा सकता है। अगर आज 14 लाख का एसेट है और वो पार्ट्स 2.10 के होते हैं तो क्या रेशो बनी 15%। इसका मतलब पूरे एसेट के मुकाबले में 15% ये पार्ट्स होते हैं, तो तब भी ऐसे ही होता होगा। तो तब भी हम 12 लाख का अगर 15% ले लें, और अगर 15% बुरा लग रहा है तो ये लें, कितना आ जाएगा। तो पुराने पार्ट की कॉस्ट फिर यकीनन 180 थी। तो ऐसा हो सकता है कि पुराने पार्ट की कॉस्ट ना पता हो, फिर हम नए पार्ट्स की और उस वक्त नए एसेट फुल की जो रेशो है उसको यूज कर लेंगे पुराने की कॉस्ट निकालने के लिए। ये बात समझे। चलें, इससे पहले कि आपके दिमाग से निकले, अपने ही आपको समझाने के लिए अपने अल्फाज में कुछ लिख लें जो कल आप पढ़े तो आपको पता हो क्या लिखा था। पहले जो समझ आया वो लिख लें। काफी सारी चीजें लेक्चर में मैं आपको खुद लिखाया करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो कहूंगा ना कि आप अपने अल्फाज में लिख लें, तो उसकी मेरी रीजन ये होगी कि ये आप वैसे लिखें जो कल को आपको पढ़ के समझ आए। क्योंकि अगर मैं अपने अल्फाज में बताऊंगा तो हो सकता है कल आपको समझना है, तो इसलिए आप खुद जो समझे हैं अपने लिए लिख लें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बस समझ आ गई, लिखने की क्या जरूरत है, तो समझ जो आई है वो चली भी जाएगी, इसलिए लिख लें। ऐसे लिखें जब जनवरी में पढ़ें तो आपको पता हो क्या लिखा था। ये किनका है, ये इस क्लास में बैठे हुए लोगों का या ऑनलाइन वालों का? ये जो इतने सारे लोग हैं इनमें से सिर्फ 9 लोगों ने टेस्ट दिया था, पता नहीं था। है? क्या नहीं पढ़ा यार, एसेट की कॉस्ट निकालनी थी, उसमें क्या नहीं पढ़ा था। ये तो जो कॉस्ट सिखाई थी उसी के ऊपर सवाल बनाया हुआ था।
टोटल मार्क्स कितने थे? 15। सानिया अली 15 15 15 आउट ऑफ 15, ठीक है, शाबाश। इकरा गुलाम रसूल, फैजान हसन, साद अहमद और रहमत अली खान 13.5 15 में से, ठीक है, शाबाश। ये लिखने को कहा तुमने अल्फाज में, पूछें क्या पूछ रहे थे आप? डिस्काउंटिंग नहीं, डिस्काउंटिंग नहीं करते। और इधर भी कोई सवाल पूछ रहा था। हाँ जी, क्या जी? हाँ जी, मतलब 180 अंदाजा ही होगा और हल नहीं है, तो ये मुनासिब हल है, यानी ये स्टैंडर्ड का बताया हुआ हल है, या 16 ने बताया हल। जी पहले किधर थे? हैं? नहीं समझ आया, सुना नहीं था। और भी जो लोग नहीं सुन रहे थे, मैं हाजिर हूं, मैं बताने लगा दोबारा। सारे सुन लिया था पहले, और कौन रह गया? सुन लिया था कि नहीं? पक्की बात है। अच्छा बताओ फिर क्या किया है? 12 लाख का एसेट कॉस्ट, पुराने पार्ट की कॉस्ट नहीं बताई। अब हमें उसका अंदाजा तो लगाना है ना, क्योंकि ये अकाउंटिंग करनी है। पहले तो मैंने 40 बता दी थी, अब मैं कह रहा हूं अगर ना बताई होती तो उसके लिए फिर हल ये है कि आज जो इस वक्त पूरा एसेट इतने का मिलता है, ये पार्ट्स इतने के मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि पूरे एसेट की जितनी कॉस्ट है उसके 15% के बराबर इन पार्ट्स की कॉस्ट होती है। ये 15% इसको डिवाइड करके निकाला। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तब भी फिर ऐसा ही होता होगा कि पूरा एसेट जितने का होता होगा उसका 15% इन पार्ट्स की कॉस्ट होती होगी। तो 12 लाख पे 15%, या ये कह लें कि पुराने एसेट की कॉस्ट को इनकी रेशो के साथ मल्टीप्लाई किया तो पुराने पार्ट्स की कॉस्ट आ गई। नए एसेट की वैल्यू और पार्ट्स की वैल्यू को एज एन इंडिकेशन इस्तेमाल करना, ये IAS 16 ही की गाइडेंस है। डिस्पोजल खत्म। क्या जी? किधर है? कौन? क्या आवाज आई? हाँ अभी नोट ही नहीं किया। क्या हुआ? तो लॉस लाने पे क्यों बजे दें आप? क्यों चाहते हैं कि वो बर्बाद हों उनके? क्यों नहीं है? लॉस तो नहीं है फिर। अच्छा क्यों नहीं आएगा वैसे? क्यों नहीं आएगा लॉस? क्यों नहीं आएगा लॉस? बताओ ना, बताना यार, क्यों नहीं आएगा लॉस? 140 की जगह 180 आ जाएगा। अब 180 से सवाल सॉल्व होगा तो बिल्कुल आएगा, अच्छा खासा लॉस आएगा। अच्छा अब यही जो मैंने सब सवाल में चेंज की, यही आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम रिक्वायरमेंट इसके लिए करके लाइएगा। अब वो जो सारा सवाल 140 से किया था, अब वो 180 के हिसाब से सारा होगा, तो फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सारा सवाल आपके हाथ से गुजर जाएगा। डिस्पोजल डी रिकग्निशन खत्म। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स।
एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की मिसाल ये है कि मोबाइल की मिसाल लेते हैं। जैसे पुराना मोबाइल बेच दिया और थोड़े पैसे और डाल के नया मोबाइल ले लिया, ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स नहीं है, ये नहीं है। ये तो पुराना बेच रहे हैं कहीं और नया कहीं और से खरीद रहे हैं, ये नहीं होती एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स यही ट्रांजैक्शन तब बनेगी अगर जिस शॉप पे पुराना मोबाइल बेच रहे हैं उसी से नया मोबाइल ले रहे हैं। अब होगा क्या कि नया मोबाइल लेट से 25,000 का है, पुराना 8,000 रेट लग रहा है उसका, तो अब उसी से चूंकि 25,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं और उसी को पुराना 8,000 में दे रहे हैं, तो कैश क्या बनेगा? 17,000 पे करना पड़ेगा। ये है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। दोबारा सुने, अगर ऐसा होता ना कि उसी मार्केट में किसी दुकान पे जाके मोबाइल बेचते 8,000 का, कैश मिलता 8,000, वो 8,000 और जेब से 17,000 और मिलाते, 25 हो गया, और किसी और दुकान से जाके 25,000 का मोबाइल खरीद लेते। ये नहीं है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन तब है जब एक ही पार्टी को पुराना एसेट दे रहे हैं और उसी से नया एसेट ले रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अब इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर पैसे कितने जा रहे हैं। तो हम एक मोबाइल खरीद रहे हैं लेकिन पैसे सिर्फ 17 दे रहे हैं, तो वो मोबाइल हमें 17 कॉस्ट कर रहा है? नहीं। इसी तरह पुराना मोबाइल बेच रहे हैं तो उसके बदले तो पैसे ही नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब पुराना मुफ्त में जा रहा है। तो इसमें टेक्निकलिटीज ये इन्वॉल्व हो गई कि चूंकि पुराने की हमें डिस्पोजल वाली अकाउंटिंग करनी थी और नए को खरीदना था, तो अब 2 सवालों के जवाब चाहिए थे। इस टॉपिक में इशू ये है कि हमें 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। एक जवाब हमें ये चाहिए कि हमें नया कितने का पड़ा, 17,000 का, और दूसरा जवाब ये चाहिए कि पुराने की सेल वैल्यू क्या लगी। ये इश्यूज इन्वॉल्व हैं इसमें। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है क्या? ये बात समझ आई कि हम जिस पार्टी को बेच रहे हैं ना उसी से खरीदना जरूरी है। ये नहीं कि उसी दिन जाके बेचा और किसी जगह से खरीद लिया, ये नहीं है। ये 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है। जहां से बेचा है वो अलग डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन है, वहां से बेच के बकायदा पैसे मिले, पता है कितने का बेचा है, और जिस दूसरी शॉप से जाके खरीदा है वो एक अलग ट्रांजैक्शन है, पता है कितने का खरीदा है। ये एक सेपरेट टॉपिक ही क्यों बना? क्योंकि उसी पार्टी से नया खरीद रहे हैं, पुराना बेच रहे हैं, और चूंकि नेट अमाउंट सेटल हो रही है इसलिए पुराने की सेल वैल्यू नहीं पता लग पा रही और नए की कॉस्ट नहीं पता लग पा रही, इसलिए इसको एक सेपरेट टॉपिक बनाया है। अकाउंटिंग के एतबार से 2 काम हो रहे हैं। क्या? एक ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, उसकी डिस्पोजल वाली अकाउंटिंग करनी है, और एक खरीद रहे हैं, उसकी खरीदने वाली अकाउंटिंग करनी है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए वैल्यूज चाहिए। तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इशू ये है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि नए की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि हमें नजर क्या आ रहा है कि 17,000 कैश जा रहा है, और ये नहीं पता चल रहा कि पुराना बिक कितने में रहा है, क्योंकि मिल ही कुछ नहीं रहा। तो इस इशू की वजह से इसको एक सेपरेट टॉपिक बनाया। अब इसमें ना मैंने 4 सिनेरियो बांटे में, और उन चारों सिनेरियोज में इन 2 सवालों के जवाब ढूंढ के दूंगा, और ये आज हो जाता नहीं हो सका, लेकिन आपकी मेरी बड़ी शदीद गुजारिश है, अब मुदबाना गुजारिश है कि अगर आप संजीदा हैं पढ़ाई से, अगर अपने आप से सीरियस हैं, तो बेटे पढ़ के आया करें। चीज समझ नहीं आई मैं दोबारा समझा दूं, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो जो आज पढ़ाना होता है वो टाइम पुराने रिवाइज कराने में लग जाएगा। क्या जी? होमवर्क दिया है ना? किन नोट्स में से? वहां तक पहुंचे नहीं है मैं भी, अभी तक हम पहुंचे नहीं है उन सवालों पे जो सवाल थे। अभी उन सवालों की पहुंचने की तैयारी हो रही है, जो मैं करना चाह रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रही है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ये कोई फॉर्म शॉर्म